हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंड्रोमेट नॉलेज प्लेटफॉर्म। तो गाइस, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल डीपी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि उसमें कितने तरह के मटेरियल लगाए जाते हैं, उस मटेरियल का स्पेसिफिकेशन क्या है, और जब हम सिंगल पोल का इरेक्शन करते हैं तो उस पोल की गहराई ग्राउंड में कितनी होनी चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जितने भी ये काम रूरल में इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कार्य हो रहा है वो कौन सुनिश्चित करता है। जितने भी इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, जितने भी गैजेट लगाए जाते हैं, उनको फिक्स कौन करता है, कौन सी संस्था उसको फिक्स करती है। तो उस संस्था की नाम है REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन, कारपोरेशन मीन्स निगम। निगम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सरकार ये दिशा निर्देश देती है कि आप जहाँ कार्य हो रहा है उस कार्य में कितने तरह के मटेरियल लगेंगे, क्या क्या लगेंगे, उनका स्पेसिफिकेशन क्या होगी, इसको आप डिफाइन करिएगा। तो ये संस्था जितने तरह के इक्विपमेंट लगते हैं उनके साइज़ को, उनके क्वालिटी को, उनके क्वांटिटी को, सबको डिफाइन करती है। जैसे अगर हमें एक सिंगल पोल ग्राउंड पे इरेक्ट करना हो, एक सिंगल पोल ग्राउंड पे इरेक्ट करना हो, तो इस अगर ये 9 मीटर का पोल है तो इसका कितना हिस्सा ज़मीन में होनी चाहिए, ये REC तय करेगी। तो देखिए, जनरली हम बात करते हैं कि किसी भी लंबाई का पोल हो, 13 मीटर का हो, 9 मीटर का हो, 11 मीटर का हो या 8 मीटर का हो, कोई भी पोल हो, स्टील ट्यूबुलर पोल हो, सीमेंट का पोल हो या RS जॉइस्ट पोल हो, रेल पोल हो, किसी भी पोल को जब इरेक्ट करेंगे तो उसकी गहराई का मानक सीधे उसका 1/6 पार्ट। अगर 9 मीटर की पोल है तो सीधे 1/6 यानी कितना होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3/2 यानी कि 1.5 मीटर। अगर इसको अपने लैंग्वेज में सिंपल तरीके से समझना होगा तो 1 मीटर बराबर 3 पॉइंट समथिंग फीट होता है। तो 1.5 मीटर की बात करते हैं तो ये 4.5 मीटर के आसपास, 4.5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो उस पोल की मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए उस पोल को ज़मीन पे जब हम रनिंग लाइन खींचेंगे तो वो पोल उस टेंशन को विथड्रॉ कब करेगी, जब उसका 6th पार्ट उस ज़मीन, उस ग्राउंड के अंदर होगा। तो ये अक्सर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि पोल की गहराई कितनी होनी चाहिए ग्राउंड में। तो हम बिना उनके मेजरमेंट बताए, बिना फीट, बिना मीटर बताए हुए ये कह सकते हैं कि सर उस पार्टिकुलर पोल के लंबाई का 6ठा भाग ज़मीन में होना चाहिए। क्लियर? चलिए अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, DP, डबल पोल। देखिए, सबसे पहले तो हम एक सिंगल पोल इरेक्ट करते हैं। इसका 6ठा हिस्सा यह है हमारा ग्राउंड, ठीक है। यह है 9 मीटर का पोल, 9 मीटर का, ठीक है। देखिए, जनरली इलेक्ट्रिकल में जब हम कार्य करते हैं ना तो वो mm में काम करते हैं, क्योंकि छोटे से छोटे हिस्सों को मापना होता है तो हम mm में काम करते हैं। तो 9 मीटर बराबर 9000 mm होगा। देखिए, तो ग्राउंड में कितना हिस्सा चला गया, 9 मीटर का 6ठा हिस्सा 1.5 मीटर, ठीक है। अब देखिए, ये इसके समानांतर पोल, डबल पोल तभी होगा जब सिंगल पोल के सामने सिमेट्रिकली फेस, उसका पोजीशन, देखिए ये हमेशा 90 डिग्री, ग्राउंड से 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ड्यूरेबल पोल को ड्यूरेबल रखना है, पोल को सारे फोर्स, टेंशन से उसको स्टेबल करना है, तो वो ग्राउंड से 90 डिग्री इरेक्ट होना चाहिए और उसका बता ही दिया कि 6ठा हिस्सा अंदर होना चाहिए। अब इसके सामने जो पोल इरेक्ट करेंगे तो ये सेंटर टू सेंटर 5 फीट की दूरी होनी चाहिए इसकी। अब देखिए, सेंटर टू सेंटर मीन्स, सेंटर टू सेंटर मतलब ये नहीं ये किनारा और ये किनारा के बीच की दूरी 5 फीट नहीं। देखिए, ये तो क्यूबिक फॉर्म में हो गया, 2 किनारे हो गए पोल के। तो अगर सेंटर टू सेंटर हमको ऑब्जर्व करना होगा तो पहले किनारा से फर्स्ट पोल के
का फर्स्ट किनारा, सेकंड पोल का फर्स्ट किनारा, यहाँ से टेप पकड़ेंगे और यहाँ पे जाएंगे तो इसकी दूरी 5 फीट होनी चाहिए। अगर हम मेजरिंग टेप को सेकंड किनारे से पकड़ रहे हैं तो ये सेकंड किनारे तक जाना चाहिए, इसकी दूरी 5 फीट होनी चाहिए। तो 2 डीपी के बीच की दूरी 5 फीट होनी चाहिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। 2 पोल तो हमारे गड़ गए। अब देखिए ये जो ग्राउंड में इसको खड़ा करने के लिए, इसकी ग्रिप को मजबूत करने के लिए सरकार की अपनी अपनी योजनाओं के हिसाब से इसमें मटेरियल डाले जाते हैं। देखिए किसी प्लान में जैसे DDU-GJY है, दीनदयाल का जो योजना है, तो उसमें क्या, या स्टेट प्लान हो गया, तो उसमें क्या है कि किसी किसी पोल को कंक्रीट करना होता है, ठीक है, उसको सीमेंट गिट्टी से मिक्स करके इसको फुल्ली कंक्रीट करना होता है। या फिर किसी योजना में ये होता है कि 60-40 के रेशियो से, मतलब 40% गिट्टी या 40% जो ईंट ब्रिक मिलाते हैं, ब्रिक का टुकड़ा, और 60% उसका क्या होता है, सॉयल, फिर उसको बढ़िया से ग्रिपिंग करा देते हैं, ठीक है। जब 2 पोल हमारा स्टैंड हो गया, डीपी स्टैंड हो गई, उसके आगे जो चैनल आता है इस तरह का, 2 चैनल, उसको बोलते हैं बेल्टिंग चैनल, ठीक है। ये 2, अब देखिए ये तो बेल्टिंग चैनल हो गया। इसके बीच में डायगोनली 2 चैनल कसे जाते हैं, कैंची की तरह होते हैं ये, इनको हम कहते हैं क्या, ब्रेसिंग चैनल। एक चीज़ और जानने वाली बात है कि जब हम, अब देखिए ये जो पोजीशन है, यहाँ पे तो 1.5 मीटर कट गया, कितना बचा, 7.5 मीटर, यानी कि 7500 mm हो गया। तो ये 2 बेल्टिंग चैनल है, इनकी दूरी 7.5 मीटर में कितनी होनी चाहिए। तो देखिए इसको 3 हिस्सा में डिवाइड किया है REC ने, 2500, ये 2500, ये 2500। ग्राउंड से 2500 के बाद पहला बेल्टिंग चैनल देंगे, ठीक है, फिर इसके बाद 2500 के बाद दूसरा देंगे, तब इसको हम फिट करेंगे। देखिए एक इंजीनियर का जो काम होता है ना, ये नहीं होता है कि जो कार्य करना है, जो फिटिंग करनी है, जाकर उसको फिट करें। एक इंजीनियर का कार्य है कि दिए गए स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारा कार्य हो रहा है कि नहीं, उस कार्य के बारे में जानना है। काम तो मैकेनिक करते हैं, लेकिन उनको ये ऑब्जर्व करना है कि हमारा कार्य सही से हो रहा है कि नहीं, इसकी डेप्थ सही है कि नहीं। जब हाइड्रा से हम ग्राउंड को एक्सकैवेट कर रहे हैं तो उसकी लंबाई कितनी है ये हमें तय करना है, मेजरमेंट कितना करवाना है ये हमें तय करना है, पोल के बीच की दूरी कितनी है ये हमें तय करना है। फर्स्ट बेल्टिंग चैनल जो है ग्राउंड से 2500 की दूरी पे होनी चाहिए। अगर 9 मीटर का पोल है तो 2500 के हिसाब से। अब सेकेंड बेल्टिंग चैनल कितना है, फिर 2500 के गैप पे। इसके बाद हम अपना ये जो दोनों जगह क्या होता है कि एक बेल्टिंग का बैक क्लैंप आता है, क्लैंप। तो नीचे का जो, अब देखिए पोल ओरिजिनली जो होता है, मतलब नीचे का हिस्सा उसका चौड़ा होता है, ऊपर जाते जाते थोड़ा सा पतला हो जाता है। तो नीचे का इसको बोलेंगे बेल्टिंग लोअर क्लैंप, बेल्टिंग लोअर क्लैंप। तो बेल्टिंग लोअर क्लैंप 2 इसमें लगेंगे और ऊपर 2 बेल्टिंग अपर क्लैंप लगेंगे। इनमें जो होगा, इनमें 2 नट बोल्ट लगेंगे, 2 नट बोल्ट लगेंगे। इनकी साइज होगी 16-65 की, 16x65 mm। इसमें 16 क्या है, उस नट बोल्ट का डायमीटर है, इसकी जो राउंड डायमीटर है ये 16 हो गई, तो 5 से डिनोट करते हैं। 65 इसकी लंबाई हो गई।
तो 1665 का नट बोल्ट लगेगा बेल्टिंग चैनल को फिट करने के लिए। उसके बाद हम अपना ब्रेसिंग फिट कर दिए, बीच में भी नट बोल्ट से फिटिंग होती है, यहाँ पे भी नट बोल्ट लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इनमें जो है 5 नोज, 1 2 3 4 5 नंबर्स क्या लगेंगे, 1640 mm के नट्स एंड बोल्ट्स। इस क्रॉस ब्रेसिंग को फिटिंग के लिए 1665 का नट बोल्ट लगेगा 5। बेल्टिंग चैनल को फिक्स करने के लिए 8 नट बोल्ट लगेंगे 1665 के। इतना पोर्शन तक तो हो गया। अब हम ऊपर चलते हैं। टॉप चैनल, देखिए ऊपर टॉप चैनल लगाया जाता है, ठीक रखते हैं। 2 टॉप चैनल हो गए। तो देखिए टॉप चैनल के नीचे इसको स्टे कराना है, इसको ठहराना है, तो इसके नीचे एक क्लैंप लगता है, मतलब किनारा है तो दो होता है। तो ये जो क्लैंप हो गया इसको टॉप चैनल सपोर्टिंग क्लैंप कहते हैं। टॉप चैनल सपोर्टिंग क्लैंप, ठीक है। तो इस क्लैंप में भी एक साइड से 2 नट बोल्ट और दूसरे साइड से 2 नट बोल्ट। इसमें भी 1665 का नट बोल्ट लगा जाता है। तो टोटल कितने हो गए, 2 2 4 2 6 8 10 12, 1665 के 12 हो गया अभी, ठीक है। और 5 हो गया 1640 का। अब देखिए, अब इसको तो स्टे हम करा दिए। अब हॉरिजेंटली दोनों चैनल को रुकने के लिए देखिए, ये जो चैनल है 33 का जो चैनल है 3150 mm, 3150 mm इसकी लंबाई होगी। कितना, 3150, ठीक है। तो इसको हम ऊपर ठहरा दिए। अब दोनों को जोड़ने के लिए, दोनों को आपस में सिमेट्रिकली रखने के लिए कि एक दूसरे से दूर न जाए, क्या करते हैं कि एक यहाँ पे होल होता है, फिर यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। तो दोनों जगह 4 नंबर 4 नंबर्स 16275 का नट बोल्ट लगता है। 16275, इसकी लंबाई 275 mm होती है, यानी कि 27.5 सेंटीमीटर हो गया। चलिए उसके बाद अगला हमारा काम है कि हम एक ये होल हो गया यहाँ पे, एक यहाँ पे हम एक इंसुलेटर लटकाते हैं। तार को, आने वाले इनकमिंग वायर को जोड़ने के लिए, सपोर्ट के लिए हम यहाँ पे डिस्क इंसुलेटर का यूज करते हैं। अगर 33 की हो तो 33 में 9 डिस्क इंसुलेटर लगते हैं। 33 केवी के लाइन में 9 डिस्क इंसुलेटर लगते हैं। एक डिस्क इंसुलेटर का जो साइज होता है 70 kN होता है, 70 kN। kN क्या है भाई, किलो न्यूटन, मतलब इसका वेट है क्या, कि 1 kg का वेट का जो फोर्स कितना लगेगा वो उसको झेल सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। तो 70 kN के डिस्क इंसुलेटर 33 kV के लाइन में यूज होते हैं। 9 नंबर, एक साइड से 3, दूसरे साइड बीच में 3 और साइड से 3, टोटल 70 kN के टोटल की संख्या 9। जब हम डिस्क इंसुलेटर यहाँ पे लटका दिए, फिर
वायर को हम यहाँ से जोड़ दिए। अब देखिए, अब इस पोल के सेकेंड किनारा के उस पार जब तार को हम उधर से भी लटका के खींच लेंगे। अब दोनों को ऐड करने के लिए जब हम वायर को डायरेक्ट इसी से अगर हम क्रॉस कर देते हैं तो चांसेस होता है कि उस तार लाइव वायर इसके बॉडी से टच कर सकता है, उससे क्या होगा, खतरा हो सकता है या फिर लाइन ट्रिप करेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक प्लेट आता है, इसको फिश प्लेट कहते हैं। इसकी साइज 50/6 होती है, यानी कि 6 इसकी मोटाई हो गई और 50 mm इसकी चौड़ाई हो गई। तो ये क्या होता है कि ऊपर नीचे 2 यहाँ पे, ऊपर नीचे 2 यहाँ पे, ऊपर नीचे 2 यहाँ पे, 2 2 4 2 6 नंबर्स फिश प्लेट, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे फिश प्लेट। यह पिन इंसुलेटर सिटिंग एंगल, इंसुलेटर सिटिंग एंगल भी कह सकते हैं। और इसके ऊपर इसके बीच में होल होता है, इसमें क्या करते हैं कि पिन इंसुलेटर को फिट करते हैं। ठीक है, जीआई पिन को, जीआई पिन एक रॉड टाइप का होता है इस तरह, उसी में इस प्लेट में लगा देते हैं और ऊपर से ये अपना इंसुलेटर हो जाता है। तो फिश प्लेट हम फिट कर दिए, यहाँ पे ऊपर पिन इंसुलेटर लगा दिए जो पोर्सिलेन का बना होता है, चीनी मिट्टी का बना होता है। आज के टाइम में पॉलीमर इंसुलेटर भी आ गया है जो कि बहुत ही ज़्यादातर यूज़ हो रहा है, क्योंकि बरसात के दिनों में बर्स्ट होने का, डैमेज होने का चांसेस पिन इंसुलेटर कंपेरेबल कम है, इसीलिए पॉलीमर इंसुलेटर भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे पिन इंसुलेटर या पॉलीमर इंसुलेटर लगा दिए हैं। ठीक है, अब इस तार को जंपरिंग करेंगे, मतलब जंपरिंग मतलब जोड़ना, यहाँ से जोड़ के लटकाए हैं, यहाँ से जोड़ के फिर यहाँ इंसुलेटर के पास ले जाएंगे, फिर उस किनारे के तार पे ले जाएंगे। तो इंसुलेटर के पास ले जाएंगे तो हमारे चांसेस जो यहाँ पे टच करने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर, हमारी लाइन एकदम सीधा सिंपल और फ्लो करने के लायक हो गई कि आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा। चलिए, हम जंपरिंग भी कर दिए और पिन इंसुलेटर भी लगा दिए। अब क्या बचता है, देखिए रिमाइंड करने के लिए आपको बता देते हैं कि हर पोल, कोई भी पोल हो, उसकी ज़मीन में गहराई 1/6 हिस्सा यानी 6 हिस्सा होना चाहिए। 2 पोल के बीच की दूरी यानी सेंटर टू सेंटर दूरी 5 फीट होनी चाहिए। अगर 9 मीटर की पोल है तो फर्स्ट बेल्टिंग चैनल, देखिए कोई मैकेनिक क्या करते हैं कि दोनों चैनल को उठा के इसके पास में कर देते हैं, ये पूरा हिस्सा एकदम खाली हो जाता है। क्या होता है कि अब जब ज़्यादा तार का जो तनाव है, टेंशन है, जब ज़्यादा होता है तो पोल गिर जाता है, पोल टेढ़ा हो जाता है। इसका मेन रीज़न ये है, इसीलिए दोनों बेल्टिंग चैनल को एकदम मिड पॉइंट पे, इस 7500 के मिड पॉइंट पे फिटिंग करना है, ताकि टोटल एक्सटर्नल फोर्स इस पर लगने वाली 0 हो जाए। तो ये हमारा 5 फीट भी हो गया। अब देखिए, ये टॉप चैनल की लंबाई हो गई 3150। यहाँ पे 6 नोज फिश प्लेट लगाते हैं, 3 पिन इंसुलेटर हो गया, डिस्क इंसुलेटर 9 नंबर हो गए। जो डिस्क इंसुलेटर होंगे 70 KN के लगेंगे। KN क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ का यूनिट है कि तार का जो टेंशन का जो फोर्स है 1 किलो का, 1 किलो वेट का, ठीक ना, 1 किलो वेट का वो कितना बर्दाश्त कर सकता है, वो किलो न्यूटन दर्शाता है। तो 70 KN का लगता है। 11 kV की बात हो तो उसमें 45 KN के डिस्क इंसुलेटर लगते हैं। 11 kV में 1 या 2, एक फेज में 1 या 2 डिस्क इंसुलेटर लगेंगे, यानी कि टोटल या तो 3 रहेंगे या 6, 3 डिस्क इंसुलेटर्स या 6 नोज मैक्सिमम। ठीक है, 9 नहीं रहेंगे, 9 हमेशा 33 में रहेगा। हमारा टोटल हो गया। और देखिए, सेकेंड वीडियो में हम इसमें ये बताएंगे कि स्टे का यूज जो होता है 2 पोल को खड़ा होने में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो सेकेंड वीडियो में हम स्टे के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, होप करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और हम ये आशा करते हैं कि आप कहीं अदर प्लेस पे जाके डीपी का काम करवा सकते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।